हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं बिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग आगाज करने जा रहे हैं सीजीएल 2020 में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए 21 शिफ्ट के अंदर, वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 31 जनवरी 2022 तक हम ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। 13 अगस्त 2021 की शिफ्ट 1 में, मतलब जो सीजीएल 2020 की सबसे पहली शिफ्ट थी, उसमें जो भी मैथ्स के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और हमारा अब टारगेट रहने वाला है कि हम सीजीएल 2021 की प्री की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाए। तो डेली प्रैक्टिस सेशन अब आपके लिए लेकर आया जाएगा, जिसमें मैं आपको पहले सीजीएल 2020 के, फिर सीएचएसएल 2020 के, फिर सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चन सारे के सारे आपको सॉल्व कराने वाला हूं। डेली आपको 20 से 25 मिनट की एक वीडियो देखने को मिलेगी और इस वीडियो से आप लोग अपना प्रीवियस ईयर कंटेंट सारा का सारा सॉल्व कर लेंगे और आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है सीजीएल 2021 प्री के एग्जाम में और सीजीएल 2020 मेंस के एग्जाम में। आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है। सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न, मतलब टीसीएस जो लेटेस्ट पैटर्न पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दिए जाएंगे। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और इससे पहले मैं आपको सीपीओ 2020, सीपीओ 2019, सीजीएल 2019 के सभी क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। आपको डिस्क्रिप्शन में उन प्लेलिस्ट का लिंक देखने को मिलेगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं सीपीओ 2020, सीपीओ 2019 और सीजीएल 2019 के। और होप करता हूं आप लोग ऐसे ही आगे भी मुझे प्यार देते रहेंगे। सीजीएल 2020 के हम लोग क्वेश्चन 31 जनवरी तक कवर कर देंगे। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। तो आप लोग रिलाई कर सकते हैं मेरी स्ट्रेटजीज पे, मेरी टेक्निक्स पे, जो भी मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराता हूँ उन सारी चीज़ों पे। और वेबसाइट है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर ले, ताकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का पीडीएफ मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। जो भी कमीशन की तरफ से हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी एग्जाम की, वो सारे एग्जाम की आपको डिटेल्स टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पर मिल जाती है। यूट्यूब पे मैं बिल्कुल फ्री आपको प्रैक्टिस सेशन दे रहा हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। आगे चैप्टर भी आपके शुरू हो जाएंगे 24 जनवरी से। तो आप लोग बने रहे। किसी को इंक्वायरी और ईमेल आईडी पर मेल कर देना, व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और यहां पे पहला क्वेश्चन 13 अगस्त 2021 की शिफ्ट 1 का ये रहा। क्वेश्चन में बोला x प्लस वाई की वैल्यू 4 है और 1/x प्लस 1/y की वैल्यू 16/15 है। आपसे पूछा है क्या x क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप यहां से एक चीज देखेंगे क्या कि ये क्या लिखा हुआ है। आपने क्या किया, नीचे वाली दोनों चीज को मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है x और y का एलसीएम क्या आ जाएगा, xy। आपने देखा यहां से आएगा y और इधर से आएगा x, मतलब ऊपर क्या आ गया आपके पास x प्लस वाई। आपने जब 1/x प्लस 1/y को सॉल्व किया तो आपने देखा x प्लस वाई बाई XY ये लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 16/15। आपने देखा x प्लस वाई की वैल्यू तो कितनी दे रखी थी, 4। आपने देखा 4 16 कितने पे काटेगा, 4 पे काटेगा। तो आपने देखा XY की जो वैल्यू आपके पास आ गई, कितनी आ गई, 15/4। आपसे पूछा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी है। आप यहां से एक चीज देखते हैं क्या कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की अगर वैल्यू बतानी है तो आपको एक चीज यहां पे पता है क्या कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो होता है वो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy होता है। आपने यहां से देखा कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी, 4। आपने देखा x प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा। आपने देखा 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। उसके बाद xy 3 इंटू xy, मतलब 3 इंटू 15/4 आ गया। तो आपने देखा 4 16 और ये कितना आ गया, 45/4। तो आपने यहां से देखा कि 64। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 16 इंटू 4 कितना हो गया, 64 माइनस 45 और बाय 4 इंटू 4। तो आपको पता है बाय 4 इंटू 4 ये कट ही जाएगा आपस में। तो आपने देखा यहां से सॉल्व करके आपकी वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास 19 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इतना आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इफ द 5 डिजिट नंबर है क्या 676xy इज डिविजिबल बाय 3 7 और 11। मतलब अगर 5 डिजिट नंबर 676xy अगर डिविजिबल बाय 3 7 और 11, मतलब 3 पे भी जाता है, 7 पे भी जाता है, 11 पे भी जाता है, मतलब 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी, 11 से भी।
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5y। आप एक चीज देखें क्या कि कोई एक नंबर है, मान लीजिए कोई एक नंबर है, आपने देखा कोई एक नंबर है, अगर वो 3 पे भी जा रहा है, 7 पे भी जा रहा है, 11 पे भी जा रहा है, मतलब 3 भी उसको डिवाइड कर दे रहा है, 7 भी डिवाइड कर दे रहा है, 11 भी डिवाइड कर दे रहा है, तो आपको ये चीज समझ आ गई क्या कि अगर वो पर्टिकुलर नंबर 3 पे भी जा रहा है, 7 पे भी जा रहा है, 11 पे भी जा रहा है, तो इनके मल्टीप्लीकेशन मतलब इनका एलसीएम 3, 7 और 11, आपको पता है इसमें एचसीएफ जो है 1 है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 3, 7, 11 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आपने देखा एलसीएम जो आएगा तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आ जाएगा 231। आपने देखा 3 सत्ते 21, 11 जा 21, 11 जा कितना होता है 231। तो आपने देखा कि जो नंबर 3 पे भी जाएगा, 7 पे भी जाएगा, 11 पे भी जाएगा, मस्ट है वो नंबर 231 से भी डिविजिबल होगा। तो आपने यहां पे एक चीज देखी क्या कि नंबर जो होगा 67600 से लेके 67699 तक हो सकता है नंबर। ये तो यानी कि इससे ज्यादा या इससे कम होगा, मतलब जो नंबर होगा वो लाई करेगा इन दोनों के बीच में। आपने देखा सबसे छोटा नंबर इस वैल्यू से कौन सा आएगा, ये वाला। सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा 67699। तो अब आप यहां से पता कर सकते हैं क्या कि एग्जैक्ट नंबर क्या होगा। आपने देखा कि यार मैं क्या करता हूं, आपको एक चीज पता है क्या कि 231 को अगर मैं कभी भी मल्टीप्लाई करूंगा, आप देखेंगे कि अगर मैं 231 को कभी भी मल्टीप्लाई करूंगा तो अगर मान लो 676, मान लो कोई भी एक नंबर है, मान लो 00, तो अगर इसके बाद अगर मैं इसका कोई मल्टीपल देखूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो ये 100 वाली जगह पे डिजिट है वो चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा 100 वाली जगह पे तो डिजिट कांस्टेंट है, तो आपको यहाँ से एक बार और पता चल गया क्या कि जो नंबर होगा वो इन दोनों के बीच में रहने वाला है। आपने क्या किया 67699 से डिवाइड कर दिया किस 231 को। आपको पता है नंबर जो है डिविजिबल रहने वाला है, किससे 231 से आपने काट दिया। आपने देखा 231 ये कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, नहीं 3 पे नहीं जाएगा, ये किस पे जाएगा 2 पे जाएगा। आपने देखा 2 पे गया, 2 पे गया तो कितने पे आ गया 462। ठीक है, अब क्या बचा 4 बचा, 1 बचा 214। आपने देखा 214 बचा तो आपने फिर दोबारा देखा 2149। तो 231 का अगर मैं देखूं तो 2149 से नीचे कितने पे जाएगा, ये मेरे हिसाब से 9 पे जाना चाहिए। हाँ ये 9 पे ही जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 279। तो आपने देखा कि एक बार 2 पे गया, एक बार 9 पे गया जब आपने डिवाइड किया। तो यहां से 7 आ गया 70, 709, 709 मने ये जाएगा अब 3 पे। तो आपने देखा कि 231 जब 3 पे जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 693। तो आपने देखा 693 वैल्यू आ गई। मतलब अब लास्ट में रिमाइंडर क्या बचता है, आपने देखा लास्ट में रिमाइंडर जो है वो 16 बचा। मतलब जो वास्तव में नंबर है वो 16 कम होगा किससे, मतलब 67699 में से अगर मैं 16 घटा दूं, 67699 में से अगर मैं 16 घटा दूं तो वैल्यू कितनी आ रही है 67683। मतलब 67683 वैल्यू आ गई। मतलब 231 जो है वो 67683 को एग्जैक्टली काटता। कितने पे काटता 293 पे काटता। तो आपने देख लिया कि जो रिक्वायर्ड नंबर था वो आपके पास कितना आ गया, रिक्वायर्ड जो नंबर था वो आपने देखा आपके पास आ गया कितना 67683। अब आपको पता चल गया क्या कि x की वैल्यू तो भैया ये है और y की वैल्यू आपके पास ये है। तो आपको पूछा है क्या 3x माइनस 5y। तो आपने देखा 3 अट्ठे 24 और 5 तिया 15। तो आपने यहां से देखा 24 में से 15 गया, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। अब क्वेश्चन में बोला ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, एरिया दे दिया दोनों ट्रायंगल का और आपको बोला है एडी और पीटी मीडियन है। आपको पता है क्या कि चाहे तो साइड हो, मतलब साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो उनकी साइड का कोई भी साइड हो, चाहे ए बी चाहे बी सी चाहे सी ए चाहे पी क्यू चाहे क्यू आर चाहे पी आर, ठीक है, कोई भी साइड हो, सरकम रेडियस हो, ठीक है, इन रेडियस हो इन ट्रायंगल की, मीडियन हो, ठीक है, और परपेंडिकुलर कह सकते हैं आप लोग, कुछ भी चीज होगी वो क्या होगी, इक्वल टू पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर।
आप यहां से देख सकते हैं क्या कि इसकी यूनिट क्या होती है, इन सारी चीजों की यूनिट, इन सारी चीजों की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, इन सारों की सेंटीमीटर, इसकी होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इक्वल टू में हमेशा सेंटीमीटर बना रहना चाहिए। तो आपने देखा कि यहां भी सेंटीमीटर, यहां भी सेंटीमीटर, मतलब पैरामीटर की यूनिट भी सेंटीमीटर, साइड की भी सेंटीमीटर। तो आपको अब इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करा आपने, अंडर रूट कर दिया। मतलब ये एक याद करने का तरीका है कि ये जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होती है, मतलब जब भी दो ट्रायंगल आपको सिमिलर देखने को मिलेंगी, तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास लगता है क्या कि साइड हो, सर्कम रेडियस हो, इन रेडियस हो, मीडियन हो, परपेंडिकुलर हो, कुछ भी हो, वो इक्वल टू होगा पैरामीटर ऑफ दिस, इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि एडी तो था ऊपर वाले का मीडियन, नीचे वालों का मीडियन था पीटी। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है 64, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर कितना है 81, और आपने देखा एडी की वैल्यू आपको निकालनी है जबकि आपको पीटी की वैल्यू दी है कितनी 10.8। तो आपने देखा यहां से कितना आ गया 8, और यहां से कितना आ गया आपके पास 9। अब आप इसने इसको सॉल्व कर दिया, ये आ गया 1.2। तो AD की वैल्यू जो है 1.2 इंटू 8 कितना हो गया 9.6। मतलब AD जो मीडियन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला, देखो ये क्वेश्चन मस्ट है, आपको ये क्वेश्चन करके जाना है। आजकल ये टीचर करा नहीं रहे, पर ये क्वेश्चन डैम इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पहले आता होता था 15-14 में, 2014 2015 में, पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको ना इतने आसान तरीके से कर देंगे, कोई नहीं करा सकता, इतने आसान तरीके से आपको करा दूंगा। देखो आपने देखा क्या कि कुछ फ्रूट जो है वो इस दर से खरीदे कि 15 जो आए 140 रुपए के आए। तो आपने देखा कि 15 जो आए हैं वो कितने के आए हैं 140 रुपए के। चलो सही है। अब बोला है इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स, मतलब दोबारा जो है इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट खरीदे किस दर पे। अब जो है 10 फ्रूट आए हैं कितने के 120 रुपए के। क्वेश्चन में बोला इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट। आपने देखा इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट का मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर ऑफ फ्रूट है, ये जो नंबर ऑफ फ्रूट है, दोनों इक्वल होने चाहिए। आपने देखा इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। आपको पता है 15 और 10 का एलसीएम कितना आ गया, आपको पता है 15 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया। आपको पता है कि यार मैं इनको इक्वल बना रहा हूं, तो मतलब मैं इनको इनके एलसीएम तक लेके जा सकता हूं। इन दोनों का एलसीएम 30, मतलब अगर 30 बनाना है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, अगर ऊपर 2 से लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे किससे 3 से करना पड़ेगा। मतलब ऊपर वाले का क्या हिसाब बना, ऊपर वाले का हिसाब बना भाई 30 जो है वो कितने के मिल रहे थे 280 के। और जब दोबारा खरीदे इक्वल नंबर ऑफ, मतलब 30 ही दोबारा खरीदे तो कितने के खरीदे 360 के। तो आपने देखा टोटल कितना आ गया आपके पास, आपने देखा टोटल 60 खरीद लिए। कितने में खरीदे, आपने देखा टोटल 60 जो खरीदे वो कितने में खरीदे भैया 640 में। मतलब अब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है क्या कि 60 खरीदे हैं टोटल कितने में 640 में। हमने क्या किया, हमने देखा कि कुछ इस दर से मिल रहा था कि 140 में 15 आ रहे थे, फिर 120 में 10 खरीदे इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट। आपने देखा 15 और 10 इक्वल नंबर नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे इक्वल नंबर बनाएंगे। आपने 15 और 10 का एलसीएम 30 ले लिया, तो आपने 15 को भी 30 बनाया, 10 को भी 30 बनाया, तो आपको पता चल गया कि पहले जो खरीदा था वो 30 खरीदे थे 280 रुपए में, बाद में इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट मतलब 30 खरीदे 360। ये हमारे मानने की बात है कि 30 खरीदे उसने, पता नहीं कितने खरीदे होंगे, पर हम एट द मोस्ट वैल्यू तक लेके गए हैं कि यार 30 ही मान लो। चलो 30 खरीदे पहले, 30 खरीदे बाद में, पहले खरीदे 280 में, बाद में खरीदे 360 में। आपने देखा टोटल कितने खरीद लिए 60 खरीद लिए 640 रुपए में। अब वो बोल रहा है ऑल द फ्रूट्स, जो उसने फ्रूट खरीदे अब वो बेचने जा रहा है, कितने में बेच रहा है 132 रुपए पर डजन। मतलब अब 12 बेच रहा है कितने में 132 रुपए में। मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या आ गया कि वो जो 12 है वो 132 रुपए में बेच रहा है। आपने देखा 60 जो है खरीद रहा था 640 में, तो आप क्यों ना इसको डिवाइड करके 12 ही बना दो। मतलब आप पता कर सकते हैं कि पर डजन उतने कितने में खरीदे होंगे। आपने देखा कि 60 अगर उसने 640 में खरीदे
तो उसने 12 जो है वो कितने में खरीदे होंगे, 128 रुपए में खरीदे होंगे। मतलब आपके पास कॉस्ट प्राइस भी आ गया क्या, 128 रुपए पर डजन। आपके पास सेलिंग प्राइस भी आ गया क्या, 132 रुपए पर डजन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। आपने देखा कॉस्ट प्राइस ये, सेलिंग प्राइस ये, आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ, आपने देखा 128 में खरीदा, 132 में बेचा, 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट निकालते हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, मतलब इनिशियल वैल्यू। इनिशियली हम क्या करते हैं, खरीदते हैं तभी तो बेचते हैं, तो इनिशियल वैल्यू पे वैल्यू निकाल लो, मतलब कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू निकाल लो। तो आपने देखा यहां से आ गया 32, और 32 अगर आ गया तो फिर 32 आ गया तो सॉल्व कर लो अब इसको आगे। ये जाएगा 8 पे, ये गया 25 पे, तो 25/8 मतलब 3 सही 1/8% इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान हो नहीं सकता जितना आसान आपको करा दिया। अब आपने देखा x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दे रखी है, और x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू दे रखी है, आपको पता करनी। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे क्या, कि जो भी पीछे 4-5 मैंने क्वेश्चन कराया उसमें से मैक्सिमम मतलब 90% क्वेश्चन आप इस वीडियो में देखेंगे वो प्रीवियस ईयर जो सेट आपको कराए हैं ना, सीपीओ 2020, सीपीओ 2019, सीजीएल 2019, उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है सीजीएल 19 में। तो देखो कितना आसान चीज है, अगर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ज्यादा के ज्यादा हम सॉल्व कर पाए तो उससे हमें पता चल जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, और उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं हर बार। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन बोला x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 4 दे दी, आपसे पूछा है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। आपको पता है 5 जो है दो चीजों से मल्टीप्लाई होके बनेगा, किस किस से। आप देखो कि अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लूं और फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल लूं, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा x की पावर 5 बन जाएगी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/x की पावर 5 बन जाएगी। मतलब अगर x प्लस 1/x x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो आपने देखा x प्लस 1/x की वैल्यू 4, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आपको पता है x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस 2, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया, 16 माइनस 2 14। फिर आपको पता है x क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आती है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, a क्यूब माइनस 3a। तो आपने देखा 64 में से 12 गए तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 64 में से 12 अगर जाते हैं तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अब आपने एक चीज देखी क्या कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की अगर मैं वैल्यू देखूं तो इसको सॉल्व करके क्या क्या आ रहा है। आपने देखा x प्लस x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, और अगर फिर मैं देखूं कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 1/x आ जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो x आ जाएगा। तो आपने देखा x प्लस 1/x फालतू आ गया, मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू फालतू आ रही है, क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ क्या, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो आप यहां से x प्लस 1/x माइनस भी करेंगे, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की। तो आपने देखा कि अब इसको सॉल्व कर लो। आपने देखा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना दिया, 14, और यहां से आ गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 52 आ गई, और माइनस x प्लस 1/x कितना आ गया, 4 आ गया। तो आपने देखा इसको सॉल्व किया तो 728 हो जाएगा, में से 4 गए कितना, 724। और अगर कोई बोले कि सर ये कैसे हुआ, तो एक चीज और देख लेना, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a है तो आपको पता करना है x स्क्वायर प्लस 1/x, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो। तो आपने देखा a प्लस b का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप देखोगे x 1/x, ये चीजें सारी मैं पहले करा चुका हूं। तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इधर गया, a स्क्वायर माइनस 2। और ठीक इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्यूब कर देता दोनों साइड तो आप देखते कि a क्यूब माइनस 3a वैल्यू आ जाएगी किसकी, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। अब ये वाला क्वेश्चन है बहुत आसान, पहले भी बहुत क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन बोला एवरेज ऑफ 28 नंबर इज 77, द एवरेज ऑफ फर्स्ट
14 numbers is 74 and the average of last 15 numbers is 84. If the 14th number is excluded. अब आपने एक चीज देखी क्या, एक तो बेसिक तरीका है इसका कैसे, आपने देखा कि टोटल नंबर है 28, मतलब एक नंबर फिर 14 फिर 15 और फिर 28, तो आपने देखा टोटल 28 नंबर है। पहले क्या बोला है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 नंबर, फिर बोला है लास्ट 15 नंबर। अगर लास्ट 15 नंबर देखे जाए तो 14वां नंबर इंक्लूड होगा, मतलब 14 नंबर 2 बार आ गया। तो आपको क्या करना है, अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 14th नंबर पता होना चाहिए। 14th नंबर पता करने का बेसिक तरीका, और जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, वो तरीका ये है क्या कि आप लोग क्या करेंगे, आपने देखा एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 नंबर कितना 74, मतलब पहले 14 नंबर का सम कितना हो गया, मतलब टोटल कितना हो गया पहले 14 नंबर का। आपको पता है एवरेज से, आपको पता है कि एवरेज की वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ नंबर बाय टोटल नंबर, ठीक है। अब आपको पता है एवरेज कितना, इतना, टोटल नंबर कितने, इतना, तो सम ऑफ फर्स्ट 14 नंबर आपके पास कितना आ जाएगा, एवरेज से मल्टीप्लाई करते हो टोटल नंबर को, ठीक है। अब आपके पास एवरेज ऑफ लास्ट 15 नंबर, टोटल निकाल लेंगे 15 नंबर्स का तो कितना आ जाएगा, इतना। अब आपने देखा कि इसमें भी 14वां नंबर है, इसमें भी 14वां नंबर है, मतलब 28 नंबर तो है ही है टोटल, मतलब ये टोटल 28 नंबर तो है ही है। इसमें 14वां नंबर फालतू है, मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो 28 नंबर का टोटल तो है ही है, एक बार 14 नंबर फालतू ऐड किया हुआ है। तो आपको अगर 14th नंबर निकालना है तो आप माइनस कर दोगे क्या, सम ऑफ 28 नंबर्स। तो सम ऑफ 28 नंबर आपके पास कितना आ जाएगा, एवरेज इनटू टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना है 28। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऐसे हो सकता है कि आपने देखा कि एवरेज ऑफ 28 नंबर कितना है, आपने देखा 28 नंबर का एवरेज जो है वो 77 है, पहले 14 नंबर का एवरेज कितना है 74, और लास्ट के 15 नंबर का एवरेज कितना आपने देखा 84। सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि 28 नंबर के अंदर आता है 14वां नंबर, 28 नंबर के अंदर आता है 14वां नंबर। तो आपने एक चीज देखी क्या कि 28 नंबर का एवरेज कितना 77, मतलब 14वां नंबर 77 तो होगा ही होगा। फिर आपने देखा क्या, आपने एक चीज देखी कि यार 3 की गिरावट है, मतलब टोटल 28 नंबर का एवरेज तो 77 है, पहले 14 नंबर का एवरेज है 74, कितना कम है 3। अगर 3 कम है एवरेज एक नंबर का, मतलब आप ये देख रहे हैं क्या कि एवरेज की अगर मैं बात करता हूं, आप सबको पता है एवरेज क्या होता है कि एक नंबर की बात हो रही है। जैसे मैंने बोला कि 28 नंबर का एवरेज है 77, तो आप बोल सकते हैं कि हर नंबर 77 है। अब आपने देखा एवरेज जो है 3 कम है, कितनों में 14, तो आपने देखा कि टोटल कितना कम होगा, आपने देखा एक बंदे में 3 कम, मतलब एक नंबर में 3 कम, तो 14 नंबर में कितना कम होगा, आपने देखा कि 14 नंबर में, मतलब टोटल कितना कम हुआ, आपने देखा टोटल जो है वो एक में अगर 3 कम है, एक नंबर में 3 कम है, तो 14 नंबर में कितना कम 42 कम। फिर आपने देखा कि लास्ट के 15 नंबर में 7 ज्यादा है, तो आपने देखा एवरेज जो है 7 ज्यादा है, टोटल कितना ज्यादा होगा, आपने देखा टोटल कितने हैं 15 नंबर और ज्यादा कितना है 7। तो आपने देखा कि एक नंबर में अगर 7 ज्यादा है तो 15 नंबर में कितना ज्यादा होगा, आपने देखा 15 सत्ते 105 ज्यादा होगा। 7 जो है एवरेज, एवरेज मतलब सिंगल की बात हो रही है, तो आपने देखा 15 नंबर में 7 ज्यादा है, तो आपने देखा 105 टोटल ज्यादा है। तो इसके बाद जब आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपने देखा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 42 आ गया 105, तो 77 में 42 अगर मैं घटाऊं तो 35 आएगा, 35 में 105 जोड़ूंगा तो 140 आ जाएगा। मतलब 14th नंबर की जो वैल्यू है, 14th जो नंबर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 140 आ गई। क्वेश्चन में बोला है अगर इस नंबर को एक्सक्लूड कर दूं तो रिमेनिंग नंबर का एवरेज बताइए। आपने देखा कि सम ऑफ 28 नंबर कितना आ गया, आपने देखा कि जो 28 नंबर है ना उनका जोड़ जो है वो कितना है, इतना। अब इसमें से मैंने क्या किया 14th नंबर घटा दिया, अब पूछा है एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। आपने देखा कि रिमेनिंग नंबर का सम आ गया, मतलब रिमेनिंग नंबर रह कितने गए 28 पहले था, 14वां नंबर एक्सक्लूड कर दिया तो नंबर कितने रह गए 27 नंबर रह गए। तो आपने देखा कि सम ऑफ 28 नंबर, इसमें से 14वां नंबर मैंने निकाल दिया, मतलब अब आपके पास न्यूमरेटर में क्या आ चुका है सम ऑफ 27 नंबर
और ये आ गया टोटल नंबर कितना है 27। तो यहाँ से आपके पास एवरेज आ जाएगा कितना, सॉल्व कर लो। आपने देखा 28 को अगर मैं 77 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2156 आ जाएगा, और 2156 को अगर मैं 140 से घटाऊं तो यहाँ पे आ जाएगा 2016, और अगर ये 27 पे जाएगा तो इसकी वैल्यू कुछ 74.666 आ रही है, तो मतलब 74.7 आ जाएगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला आ गया क्वेश्चन में, क्या आपको पता है सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन हमेशा बॉड मास रूल फॉलो करती है, मतलब ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करनी होती है, फिर ऑफ सॉल्व करना होता है, ये जो ऑफ लिखा है, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट हमें इस सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। आपने देखा सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व अगर करनी है, ठीक है, तो ब्रैकेट सॉल्व करनी है सबसे पहले, तो करो भाई। तो आपने देखा कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो ये हो गया 6 × 3 18 हो गया, तो ये आ गया 1/2। सारे को सॉल्व किया तो ये आ गया 1/2। अगर मैं इतनी चीज को सॉल्व करूं तो ये आ गया 1/2। कैसे आया, आपने देखा 6 × 3 18 हो गया, और 9 डिवाइड बाई 18 1/2 हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको ऑफ पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपने देखा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आपने किया तो यहाँ से आ जाएगा 40, मतलब -1/4 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब 5 8 जा 40, 20 डिवाइड, ठीक है, तो 1/2 इंटू 1/2 -4, 1/4, तो कट गया 1/4 - 1/4 0। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, लेट मी चेक, एक बार और चेक कर लेते हैं, कभी कोई गड़बड़ ना होगी हमसे। दोबारा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओहो, थी गड़बड़। देखिए, हमने मल्टीप्लाई पहले ही कर दिया था, वो चीज़ गलत है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करी, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया। अब आप इसको सॉल्व करें यहाँ से। आपने देखा ये कितना आ गया, 3/2 × 3 आ गया। ठीक है, और इसको सॉल्व करके तो आपको पता ही है कितना आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय, ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। आपको पता है ऑफ क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 2 × 20 कितना हो गया, 40। 10 डिवाइड बाय 40 कितना हो गया, 1/4। ठीक है, और 20 डिवाइड बाय 40 इंटू, ठीक है, तो ये चीज़ थी। और यहाँ पे आ गया 9/2, और यहाँ पे कितना आ गया, आपने देखा 1/2 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो 9/4 - 1/4 ये आ गया 8/4। 8/4 की वैल्यू आ गई, तो ये चीज़ में गड़बड़ी थी थोड़ा, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब आप मान के चलो कि इसमें सिर्फ उसने आपको लॉजिकली फंसाया होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन बोला टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क्स ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब एक एक दिन छोड़ के, पहले एक काम, मतलब एक दिन एक काम करेगा, दूसरा दिन दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब पहले दिन ए काम करेगा तो दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस हिसाब से चलेगा। अल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़ के काम करेंगे, अलग अलग दिन काम करेंगे। ठीक है, विद बी बिगनिंग द वर्क ऑन फर्स्ट डे। आपने बोला क्या, क्वेश्चन में बोला है क्या कि बी जो है पहले दिन काम करेगा, और दोनों अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं, मतलब पहले दिन बी तो दूसरे दिन ए, फिर तीसरे दिन बी, चौथे दिन ए, पांचवें दिन बी, छठे दिन ए, तो इस हिसाब से पैटर्न चलेगा। क्वेश्चन में बोला है ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज। ओके, क्वेश्चन बोला इफ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन इतना, बी अकेला 7/9 काम कितने दिन में कर लेगा। आपने देखा क्या कि टोटल काम को खत्म करने में दिन कितने लग गए, 11 सही 1/3। आपने यहां से एक चीज देखी क्या कि हर ऑड दिन कौन काम कर रहा है, बी, हर इवन दिन कौन काम कर रहा है, ए। आपने देखा हर ऑड दिन अगर बी काम कर रहा है, हर इवन दिन अगर ए काम कर रहा है, तो मतलब इसमें से कुछ इस कदर काम हुआ है कि यहां पे आपने देखा 11 सही 1/3, मतलब आप देख सकते हो क्या कि 11वां दिन कौन सा, ऑड दिन, और 11वां दिन मतलब
बी ने तो किया 6 दिन काम और ए ने कितने दिन काम किया, 5 सही 1/3 दिन। कैसे मैं ये बता सकता हूँ, आपने देखा 10 दिन तक, 10 दिन तक तो दोनों ने 5-5 दिन किया होगा। अब 11वां जो दिन रहा वो 11वां दिन आपको पता है बी काम करेगा, मतलब ऑड दिन बी काम करेगा। तो आपने देखा कि बी ने छठे दिन भी काम कर लिया आपने, मतलब 11वां दिन जो था बी के लिए तो छठा दिन था ना, तो बी ने छठे दिन काम कर लिया। और जब आई ए की बारी तो पूरा दिन हुआ ही नहीं, 1/3 दिन हुआ। तो आपने देखा पहले 5 दिन काम किया, 1/3 दिन दोबारा काम किया, मतलब 5 सही 1/3 दिन काम किया किसने, ए ने। और बी ने कितने दिन काम किया, 6 दिन। क्वेश्चन में बोला है क्या कि बी 7/9 काम कितने दिन में कर लेगा। आपने देखा कि ए ने इतने दिन काम किया, 5 सही 1/3 दिन, मतलब 16/3 दिन ए ने काम किया। आपको पता है कि 24 दिन में ए किसी काम को कंप्लीट करता है। मान लो काम है 1, ठीक है। आपको पता है क्या कि किसी काम को ए जो है 24 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना काम कर देगा ए, 1/24। आपने देखा कि ए ने कितने दिन काम किया, टाइम है, ठीक है, ये टाइम लगा, ये वाह, मतलब काम है कुछ, मान लीजिए 1 काम है और टाइम लगा उसको 24 दिन, मतलब पूरे काम को करने में ए को कितना टाइम लगेगा, 24 दिन। तो आपने देखा 24 दिन में एक काम किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा ए, 1/24। और उसने काम कितने दिन किया, 16/3 दिन। तो आपने देखा उसने कितना काम कर दिया, उसने काम कर दिया जी 2 आ गया यहाँ पे 3, तो 3 × 3 9, मतलब 2/9 दिन काम किया किसने, ए ने। अब आपने नहीं सॉरी ए ने 2/9 काम कर लिया, मतलब 16/3 दिन में ए ने काम कितना किया, 2/9। तो आपने देखा कि टोटल काम कितना, 1, 2/9 अगर काम किया ए ने, तो बी ने कितना काम किया। आपने देखा बी ने जो काम किया वो 7/9 काम किया। और आपसे पूछा भी यही है कि टोटल काम का बी 7/9 पार्ट कितने दिन में कर लेगा। आपने देखा कि 7/9 काम ही किया था बी ने, कितने दिन में कर दिया था, आपने देखा कि उसको 6 दिन लगे थे। तो यहां से 6 दिन इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अगर वो आपसे ये पूछ लेते क्या कि 14/9 काम वो कितने दिन में कर लेगा, आपने देखा 7/9 काम ए बी ने 6 दिन में किया, तो 14/9, मतलब 14/9 काम के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर आप 6 में भी 2 से मल्टीप्लाई करते, तो आपने देखते कि 14/9 काम बी जो है वो कितने टाइम में कर देता, 12 दिन। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के काफी सारे तरीके हैं, बट एज सिंपल एज अगर मैं कोई तरीका बताऊं तो वो तरीका ये है कि या तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करें कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 लेट कर लें, या x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 1 लेट कर लें। कैसे मैं ये चीज परख पाया, आपने देखा मुझे वैल्यू किस चीज की निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है a + b - c। मतलब अगर मैं यहां पे देखूं तो x² है y² है, मतलब मैं 1 रखूं -1 रखूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, क्योंकि प्लस ही हो जाना है लास्ट में जाके। अब फर्क पड़ेगा यहां से किससे, आपने देखा -c है, मतलब c का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो x और y की अगर मैं कोई एक वैल्यू को -1 ले लूं तो मेरी बात बन जाएगी, दूसरी वैल्यू को +1 लेना पड़ेगा। आपने क्या किया, x की वैल्यू को 1 लिया, आपने देखा यहां से आ गया x की वैल्यू को 1 ले लिया और y की वैल्यू को -1 से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। आपने देखा x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे c +1 और फिर -1, ठीक है। और यहाँ पे 5 -1 आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा x की वैल्यू 1, y की -1, तो ये तो आपस में कट के 0 आ गया। अब -27 आ गया, 1 -1 का क्यूब, ठीक है। तो आपने देखा -27 और अंदर कितना हो गया 2, 2 का क्यूब कितना 8, और इधर क्या बन जाएगा -5 -1 कितना हो गया -6, नीचे ले जाओ, और यहाँ पे कितना आ गया a + b - c, तो इसकी वैल्यू 4, 3 और 9, यहाँ पे a + b - c की वैल्यू 36 आ जाएगी। इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। और बाकी अगर इसको डिटेल्ड करना है सॉल्यूशन, तो इसका क्वेश्चन मतलब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, पर थोड़ा सा लेंथी है। बाकी वो लेंथी अगर पूछ ही रहा होता तो वो ऐसा क्वेश्चन ना देता,
मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उसने क्वेश्चन ही आपसे सॉल्व कराना होता सारा, वो एक क्वेश्चन ना पूछता, उसका पूछने का तरीका ही, मतलब उसका पूछने का वे ही ये था, मतलब वो पूछना ही ये चाह रहा था कि क्या बंदा x की वैल्यू और -1, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, या x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 1 रख पा रहा है कि नहीं, वरना वो तुम्हारे 4-5 मिनट वेस्ट करा देता, जिसकी कोई यहाँ पे अहमियत ही नहीं है कि इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, वरना ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप देखो क्या 8 जो है, 8 क्या होता है 2 का क्यूब, 27 जो होता है 3 का क्यूब। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अंदर क्या लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है 2x, मतलब अगर मैं 2 के क्यूब को अंदर ले जाऊं तो 2x + 2y का होल क्यूब लिखा हुआ है, और 3x - 3y का होल क्यूब लिखा हुआ है। आपको पता है x³ - y³ क्या होता है, x - y, x² + y² + xy होता है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करना आसान है वो आपके लिए। यहाँ से आप देखोगे क्या कि x - y पुट कर दो, तो आपने देखा 2x + y। आप इसको ना ऐसे लिख लेना, a³ - b³ मान लेना, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ लास्ट में। आपने देखा ये a ये b, मतलब 2x + 2y को आपने a मान लिया और 3x - 3y को b, a³ - b³। तो आपको पता है a³ - b³ क्या होता है, a - b, a² + b² + ab। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a - b, तो आपने देखा यहाँ पे आ जाएगा -x, 5y, 5 - x आ गया। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे सारे को, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन बोला लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर, और डायगोनल जो है एक वो कितना 24 सेंटीमीटर एरिया पूछा है। देखो आपको पता है क्या कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। आपको बोला है क्या कि साइड जो है वो 13 सेंटीमीटर है। आपको पता है रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। आपने देखा क्या कि एक डायगोनल जो है वो 24 है। आपने मान लिया कि चलो ये वाला डायगोनल जो है वो 24 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को इक्वली काट देते हैं, मतलब इन दोनों डायगोनल जहां भी ये कटे तो दोनों साइड इसकी इक्वल वैल्यू होगी। तो आपने देखा टोटल 24 है, तो ये भी 12 और ये भी 12। आपने देखा ये 90 डिग्री और ये 12 और ये 13, मतलब हाइपोटेन्यूज आपको 13 दिख रहा है और बेस आपको 12 दिख रहा है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 तो ये भी 5, मतलब टोटल डायगोनल कितना हो गया, मतलब ये वाला जो डायगोनल था इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ d1 d2। तो यहां से एरिया जो है आपके पास 120 आ गया। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें आप लोग थीटा की वैल्यू पुट कर लो। आपने रखा थीटा की वैल्यू को 30 डिग्री। 30 डिग्री रखने पे आप यहाँ पर एक चीज़ देखते हो क्या कि 30 डिग्री रखूँ अगर मैं यहाँ पे, तो आपको पता ही आ गया 3/4, और 30 डिग्री रखने पे ये होता है 3, ये होता है 1/4 -1। तो आपने देखा 2 + 1/4 लिखा हुआ है, और 2 + 1/4 कितना होगा 9/4, मतलब 1/3 वैल्यू आएगी। मतलब थीटा = 30 डिग्री रखने पे बात नहीं बनी। 45 डिग्री रख लो, 45 डिग्री रखोगे 1/2 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे तो 1 ही रहेगा यहाँ पे फिर। तो आपने देखा इन दोनों काटूंगा 1 आ गया, मतलब 45 डिग्री भी आपकी वैल्यू नहीं चलेगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू रखें क्या 60 डिग्री। 60 डिग्री रख के देख लो। 60 डिग्री अपने रखा 1/4, और यहाँ पे आ गया 1/3, और यहाँ पे 3/4 -1 आ गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। यहाँ पे कैसे होगा इक्वेशन सॉल्व, एक 1/60 डिग्री, 60 डिग्री पे 1/2 होगा, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और 1/3 10 सही है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। आपने सॉल्व किया क्वेश्चन को, तो आपने यहाँ से देखा कि ये क्या लिखा हुआ है -1/4। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो -1/4 आ जाएगा, तो 1/4, 1/3 -1/4 आ गया। तो 4 - 3
कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करके 4 - 3 1/12। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपने देखा 3, मतलब आपने तीनों वैल्यू, मैं जब भी आपको पहले भी क्वेश्चन जब भी कराया तो मैंने आपको यही चीज़ बताई थी क्या, कि थीटा जो है लाई करता है किसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब 0 और 90 तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, अगर वैल्यू होनी होती 0 और 90 तो यहाँ पे इक्वल टू भी लगाता। आपने देखा 3 वैल्यू रहेगी, चेक करके देख लेते हैं, 30 45 60। आपने 60 रख के देखा तो 60 पे आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब आपकी 3 वैल्यू आ गई जो कि इसके इक्वल हो गई। अब यहाँ पे 60 डिग्री रख दो, 60 डिग्री रखने पे यहाँ पे आता है √3 और यहाँ पे क्या आता है 2/√3। tan 60 डिग्री √3 और cosec 60 डिग्री इतना हो जाएगा। तो आपने देखा 3 + 2/√3 कितना आ गया 5/√3। ठीक है, मतलब ये आंसर हो जाएगा। ये कैसे किया इसने, √3 × √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो आपने देखा नीचे 3 रह गया, ऊपर 5√3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है सिमिलर है बिल्कुल। अब ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या, कि जब भी सिमिलर होता है तो क्या हम लोगों को करना होता है जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। अब आपने देखा ABC जो है ना PQR के सिमिलर है, और आपको पूछा है क्या PR साइड आपसे पूछी है। PR साइड अगर आपसे पूछी है मतलब P और R, तो आपने देखना है क्या कि AC की वैल्यू पता होगी तो मैं PR निकाल पाऊंगा बड़े आराम से। कैसे, AC/PR किया और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल QPR का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया मैंने आपको पता है कि ABC जब भी ट्रायंगल सिमिलर होगी PQR के, तो AB मतलब पहली दोनों जो है पहली दोनों की इक्वल होंगी, BC QR के इक्वल होगा और AC जो है PR के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपने देखा AC की वैल्यू 9 आ गई, PR आपको निकालना है, और 144/49 जिसको मैं क्या बोलूंगा 12/9 12/7 सॉरी। ठीक है, और यहां से आपने देखा ये आ गया 3 और ये आ गया 4, तो आप यहां से देख सकते हैं कि PR की वैल्यू जो है 7 या 21/4 आ जाएगा। तो 21/4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला है शॉपकीपर अर्न द प्रॉफिट ऑफ इतना आफ्टर सेलिंग अ बुक एट 21% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ओहो, इतना आसान क्वेश्चन, मतलब ये ना क्वेश्चन में बंदे को बस बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको सीधा सीधा उसने प्रॉफिट की वैल्यू दे दी, आपको मतलब ही नहीं डिस्काउंट क्या है, MP क्या है, SP क्या है, आपको किसी चीज से मतलब नहीं है। आपने देखा क्या कि आपने प्रॉफिट कमा लिया कितना 21%। अगर आप यहाँ पे मार्क प्राइस वगैरह कुछ लेट करोगे, उसके बाद आप डिस्काउंट निकालोगे, फिर सेलिंग प्राइस निकालोगे, उससे कॉस्ट प्राइस निकालोगे, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको सीधा बोल दिया उसने क्या कि प्रॉफिट जो है 21% है। आपने देखा प्रॉफिट की वैल्यू 21% आपको दे दी। आपको पता है क्या कि प्रॉफिट की वैल्यू अगर 21% है, छोड़ो ऐसे नहीं करता, इसको सिर्फ इतना सा समझते हैं, इसको क्या कि कॉस्ट प्राइस आपने 100 मान लिया, प्रॉफिट ही आपको सीधा दे दिया 21%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। आपने देखा 100 में खरीदी, 21% उसने मुनाफा कमाया, मतलब उसने बेची कितने में 100 × 121/100, मतलब 21% ज़्यादा रेट करके बेची। तो आपने देखा सेलिंग प्राइस बहुत आसानी से आ गया कितना 121। इतना आसान क्वेश्चन था ये, मतलब कुछ भी इसका डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं। आप मार्क प्राइस रख के भी देखोगे लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको पता है सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। क्वेश्चन बोला है व्हेन एक्स इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपने देखा क्या कि अगर मैं इन चारों नंबर में से एक्स 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 निकाल दूं तो चारों नंबर प्रोपोर्शन में होंगे। प्रोपोर्शन में मतलब अगर बोला जाए कि ABCD 4 नंबर है, वो प्रोपोर्शन में है, मतलब क्या A/B = C/D है।
तो मतलब अगर मैं इन चारों नंबर में से निकालता हूँ क्या x, तो ये चारों नंबर आपस में प्रोपोर्शन में है। ठीक है, आपके लिए बहुत आसान हो गया क्या कि आपसे x की वैल्यू डायरेक्ट पूछ ली। कई बार क्या करता है मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, ये सारी चीजें बीच में लाता है। इससे तो बिल्कुल आसान है, आप वैल्यू पुट करें आंसर निकालें। आपने देखा 5 वैल्यू पुट करता हूं मैं, 5 अगर मैं यहाँ डालूं तो 14 आ गया ऊपर, और नीचे कितना आ गया 23, और इधर 5 अगर मैं वैल्यू डालूं 50 आ गया, इधर डालूं तो कितना आ गया 86। क्या 14/23 किसी कीमत पे 50/86 बन सकता है? नहीं बन सकता, आंसर गलत। 7 डाल लो, 7 आपने डाला तो आपने देखा ऊपर कितना 12 आ गया, नीचे कितना आ गया आपके पास 21। ठीक है, और इधर 7 रखा तो 48 आ गया, और इधर 84 आ गया। तो आपने देखा कि 12 21, अगर मैं इसको 4 पे काट दूं, 4 पे अगर मैंने इसको काटा तो यहाँ पे 12 आ गया और यहाँ पे 21 आ गया। मतलब ये वैल्यू सही है, 12/21 इक्वल टू 12/21, मतलब 7 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है कॉर्ड 21 सेंट, आपने क्या किया, आपने सेंटर मान लिया इसको। क्वेश्चन बोला है कॉर्ड जो है ड्रॉ की गई है, डायामीटर इतना है उस सर्कल का जिस पे कॉर्ड ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। आपने देखा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब अगर सेंटर से मैं परपेंडिकुलर गिरता हूँ कॉर्ड पे, तो कॉर्ड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मतलब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे इक्वल। टोटल कॉर्ड की क्या लेंथ है कितनी 21, तो दोनों पार्ट की कितनी हो गई 10.5। और आप यहाँ से अगर इसको मिलाएंगे तो आपको पता है कि सेंटर से अगर सर्कमफ्रेंस की दूरी में देखो तो क्या होता है रेडियस, डायमीटर 25 तो रेडियस कितनी 12.5। आपसे इसकी वैल्यू पूछी और ये 90 डिग्री है। आपने देखा कि वैल्यू कैसे आएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो इसको सॉल्व करो सारे को, जो कि बेवकूफ़ी है करना, या फिर आप लोग क्या करें, आपने देखा ये a² माइनस b² लिखा है, तो आप इसको सॉल्व करें a माइनस बी और a प्लस बी करके। आपने देखा a माइनस बी कितना हो गया, a माइनस बी हो गया 2, और a प्लस बी कितना हो गया, आपने देखा कि a प्लस बी हो गया 23, तो √46 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना एट 15% पर एनम, और इंटरेस्ट है कंपाउंडेड 5 मंथली। पहली बात तो आप ये देखें ये ड्यूरेशन कितनी है। आपने देखा कि 1 साल 1/4 साल, तो 1 साल तो 12 महीने हो गए, और 1/4 साल कितना हो गया 3 महीने, मतलब 15 महीने की बात हो रही है। और कंपाउंडेड 5 मंथली बोला है, मतलब 5 मंथ प्लस 5 मंथ प्लस 5 मंथ, क्योंकि टोटल जो टाइम है 15 महीने का है। फिर आपने देखा रेट जो है 15% पर एनम, मतलब 12 महीने का जो रेट है वो 15% है। तो आपने देखा 1 महीने का रेट कितना होगा, आपने देखा 1 महीने का जो रेट होगा वो 15/12, जिसकी वैल्यू 5/4 आ जाएगी। फिर आपसे पूछा है क्या कंपाउंडेड 5 मंथली है, मतलब 5 महीने का रेट देखना है आपको। तो 5 महीने का आपने रेट देखा तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 25/4% जो है वो ब्याज दर होगी। 25/4% मतलब आपने देखा कि रेट की वैल्यू जो है, मतलब कंपाउंडेड 5 मंथली के लिए आपने देखा 12 महीने का रेट आपको दिया 15%, तो 5 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास 25/4%। इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि परसेंटेज अगर हटाओ तो 25/400 आ गया, मतलब 1/16। अब आपको पता है कि रेट की वैल्यू अगर मैं फ्रैक्शन में देखता हूं तो न्यूमरेटर में क्या आता है, जिसकी बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, इंटरेस्ट की, और नीचे क्या आता है, जिस पे इंटरेस्ट निकाला जाता है, मतलब प्रिंसिपल। आपने देखा कि प्रिंसिपल जो है 16 आ गया और इंटरेस्ट पड़ा 1 का, तो हमने देखा प्रिंसिपल में अगर मैं इंटरेस्ट जोड़ूं तो क्या आ जाएगा अमाउंट कितनी आ गई 17। ठीक है, और 5 मंथ ये एक बारी, मतलब कंपाउंडेड 5 मंथली की बात हो रही है, और 3 बार 5 मंथ आपको देखना है। तो आपको पता है 3 बार है, मतलब क्यूब कर दो आप इसका। आपको पता है 16 का क्यूब कितना होता है 496, और आपको पता है 17 का क्यूब कितना होता है। ये कैसे मैंने क्यूब किया, आप एक चीज देखें क्या, कि प्रिंसिपल से अमाउंट 3 बार बनेगा। क्यों, क्योंकि टोटल जो ड्यूरेशन है वो 15 महीने की है, 5 महीने 3 बार है। ठीक है, तो ये 1 बार की बात हो गई, मतलब कंपाउंडेड 5 मंथली की, और ऐसी 3 बार, मतलब 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 17 का क्यूब सबको पता है इतना आ जाएगा। अब आपको पता है प्रिंसिपल इतना,
अमाउंट इतना, तो दोनों का डिफरेंस जो है जो कि 817 आ जाएगा, वो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट जिसकी आपसे वैल्यू पूछी है। आपने देखा प्रिंसिपल का किस रेशो में अनुपात है, आपने देखा 4096, और प्रिंसिपल की वास्तव में वैल्यू कितनी है 18192। तो 4096 की वैल्यू कितनी हो गई 8192, एक की वैल्यू 2 हो गई, और 817 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 817 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1634 रुपये, जो कि करेक्ट आंसर है। एक तरीका तो यह, दूसरा तरीका है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1/rate 100 टाइम। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में, मतलब डैम इजी क्वेश्चन इट इज। ठीक है, देखो क्वेश्चन बोला है एक्स और वाई 2 पॉइंट्स है किसी रिवर पे। चलिए ठीक है, ठीक है, P और Q इस एक्स वाई लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब ये तीनों लेंथ इक्वल है। क्वेश्चन बोला द रिवर फ्लोज अलोंग एक्स वाई, मतलब रिवर जो है वो इस तरह फ्लो कर रही है, मतलब एक्स से वाई की तरफ रिवर जा रही है। ठीक है, टाइम टेकन बाय अ बोट टू रो फ्रॉम एक्स टू क्यू, मतलब यहां से यहां जाने में बोट को जो टाइम लगा उसका रेशो y से q आने में कितना है 4:5। तो आपने देखा कि x से q गई कितने टाइम में 4 में, और y से q आई कितने टाइम में 5। पहली बात तो आप एक चीज समझ गए कि x से q की तरफ, मतलब x से y की तरफ जा रही है तो डाउन स्ट्रीम जा रही है। क्यों? क्योंकि रिवर की डायरेक्शन भी x से y में है, y से x की तरफ आ रही है तो अपस्ट्रीम आ रही है, क्योंकि ऑपोजिट आ रही है किससे, रिवर की डायरेक्शन से, भाई जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है। तो आपने देखा यहां से यहां तक 5 में आई, तो Q से P तक भी 5 में जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है, XP इक्वल टू PQ इक्वल टू QY। तो आपने देखा कि Y से Q जिस बोट को आने में 5 लगा, तो वैसे ही Q से P जाने में भी और P से X जाने में भी उसको 5 लगेगा, क्या, समय। ठीक है, तो आपने यहां से एक चीज देख ली, क्या कि स्पीड का जो रेशो है, पहले तो आपको पता चल गया क्या कि टाइम का रेशो कितना हो गया। आपने देखा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में टाइम का रेशो कितना आ गया। आप एक्स क्यू की बात कर लेंगे, एक्स क्यू की जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एक्स से क्यू आने तक, मतलब एक्स से जब चले और क्यू तक पहुंचे तो कितना टाइम लगा, आपने देखा 4 टाइम लगा, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है। फिर मैं बात करता हूं कि क्यू से अगर एक्स तक जाते तो कितना टाइम लगता, 5 और 5 कितना, 10 टाइम लगता। अब आपको पता है टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, मतलब अगर टाइम का रेशो कितना है 4:10 लगा, तो स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा 10:4। आपसे पूछा है क्या कि रेशो बताइए स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम टू दैट ऑफ द रिवर करंट, मतलब स्पीड ऑफ रिवर और स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम का रेशो पूछा है। आपको पता है डाउनस्ट्रीम की वैल्यू तो आ गई। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट, और अपस्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। तो आपको यहां से पता कर लेना है क्या कि x प्लस वाई की वैल्यू 10, x माइनस वाई की वैल्यू 4। तो यहां अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आप देखोगे 2y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3, मतलब y क्या होता है आपके लिए, स्पीड ऑफ रिवर या करंट किसका, रिवर का। तो आपने देखा y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। तो आपसे रिक्वायर्ड क्या पूछा है, आपसे पूछा रेशो बताना है, क्या, स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम। स्पीड अपस्ट्रीम का कितना है 10, और रिवर करंट का स्पीड जो है वो कितना आपने निकाल लिया 3, तो 10:3 इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है, वैल्यू रख लो, थीटा की वैल्यू आप एक काम करो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 रख लो। ठीक है, आपने 45 रखा तो आपने देखा √2 -1 √2 +1, और यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब नीचे जो है आपके पास आ जाएगा a - b a + b, तो a² - b², 2 - 1 1 आ जाएगा नीचे। तो ऊपर सॉल्व किया आपने तो 2 + √2, फिर 2 - √2, और फिर यहाँ -1। तो आपने देखा 4 - 1 3 आ गई वैल्यू। ठीक है, अब 3 वैल्यू किस पे सेटिस्फाई होती है, 1 - tan², यहाँ से तो 0 ही आ जाएगी। थीटा की वैल्यू अगर 45 रखोगे यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 4 आ गया, और 2 + 1 यहाँ से 3 आ जाएगी। ये आसान क्वेश्चन है। cot 45 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1। ठीक है, और cot 35, cot 25,
यहाँ पे आपको पता है ये क्या लिखा हुआ है 1035, ये क्या लिखा हुआ है 1025, ठीक है। तो कॉट जो होता है 1/10 होता है, ये सब कट गया आपस में, 1 आ गई वैल्यू। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत आया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है क्या कि ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 45% ज्यादा है। आपने क्या किया, बी की इनकम को 100 लेट कर लिया, तो ए की आपको पता चल गई कितनी 45% ज्यादा थी, मतलब बी की वैल्यू जो कि 100 है उससे 45% ज्यादा, मतलब 145/100 हो गई। तो 100 इंटू 145/100 कितना हो गया, 145। उसके बाद आप एक चीज और देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है सी जो है 60% लेस देन सम ऑफ ए एंड बी। आपने देखा ए की इनकम इतनी, बी की इतनी, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 245 से 60% कम है। 60% कम का मतलब क्या हुआ कि उसका 40% है। एक तो कहने का ये तरीका है कि 60% कम है, 60% कम कितना है, मतलब 40%। और एक 100 माइनस 60/100 आप लोग कर देंगे तो आपको वहां से ही पता चल जाएगा। आपने देखा 245 इंटू 2/5, यहां से कितना आ गया, यहां से आपको पता है 45 आ गया। 45 दूनी कितना हो गया, एक सेकेंड, 49 आ गया। 45 क्यों आया, 49 आ गया यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ गया 98। और फिर बोला डी की जो इनकम है वो 20% ज़्यादा है किससे, सी से। तो 98 इंटू 120/100, तो 12 इंटू 98 कितना हो जाएगा 1176। तो 117.6 इज द वैल्यू आ गई, मतलब डी की जो इनकम है 117.6 आ गई। क्वेश्चन बोला है द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी। बी की इनकम इतनी, डी की इनकम इतनी, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 17.6। इसकी वैल्यू दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10 और फालतू लगा दो, यहाँ नीचे 176 आ गया। इनकम ऑफ सी आपसे पूछी है, मतलब 98 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो इस सारे को सॉल्व कर दो। इस सारे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो आप यहां पर देखोगे एक चीज, यही आ जाएगा 73,500 सॉल्व करके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो कि डीआई से अलग है, इसके बाद डीआई के 4 क्वेश्चन है। साइड ए बी एंड डी सी। पहली बात तो आपने देखा कि इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको डी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। मतलब ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आपने क्या देखा, सर्कल के बीच में क्वाड्रिलेटरल मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। AB और DC को प्रोड्यूस किया गया, वो मिले कहाँ पे आपस में आके E पे। फिर AD और BC को प्रोड्यूस किया, F पे मिले। ADC की वैल्यू दी हुई है कितनी, 78 डिग्री। BEC की वैल्यू दी हुई है कितनी, 52 डिग्री। एंगल AFB की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब आपको पता है ये 78 डिग्री, तो आपको पता है अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की मैं बात करूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आमने सामने वाले एंगल का जोड़ 180 होता है। मतलब अगर एंगल ADC की वैल्यू 78 है, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 78, और ये कितना हो गया 78, ठीक है। अब आपने देखा एक ट्रायंगल में 2 एंगल का जोड़ इतना है, तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, आपने देखा तीसरा एंगल जो है वो कितना हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि 78 और 52 को अगर मैं जोड़ूं 130 आएगा, 130 में 50 जोड़ूंगा कितना 180 आ जाएगा। मतलब ये भी आपका 50 डिग्री आ गया वर्टिकली ऑपोजिट। और यहां से अगर मैं देखूं तो ये कितना हो गया 102 डिग्री, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल है आपस में। तो आपने देखा 152 आ गया, तो बचा हुआ तीसरा एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, 152 में अगर मैं 28 जोड़ दूं 28 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन में बोला है इन विच ईयर सेल इज मोर देन 90% ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है इन विच ईयर सेल इज मोर देन 90% ऑफ द प्रोडक्शन। सॉल्व कर लो। आपने देखा कि प्रोडक्शन का 90% हर बार पूछ रहा है, ठीक है, 90% निकाल लो फिर। ठीक है, तो आपने देखा प्रोडक्शन इधर लिखी है, सेल इधर लिखी है। प्रोडक्शन जो है मतलब सेल जो है 90% से ज्यादा होना चाहिए, किसका, प्रोडक्शन का। चलो
हमने सॉल्व किया तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1125, जो कि मतलब 90% जो प्रोडक्शन की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1125। सेल जो है कम है, मतलब 2015 इज नॉट द ईयर। अब इसके बाद इसके 90% की वैल्यू निकाल लो, तो 14 इंटू 9 सबको पता है कितना होता है, 14 इंटू 9 होता है 1260। मतलब यहाँ से सॉल्व करके 1260 आया और ज़्यादा है, ठीक है, 90% से ज़्यादा है। 2016 तो आएगा ही आएगा, मतलब ये ऑप्शन गया और ये वाला भी ऑप्शन गया। अब 17 और 18 में से चूज़ करना है, कर लो। आपने देखा कि 1450 का 90% जो है वो कितना आएगा 1305, ठीक है, 1305 आ रही है और यहाँ वैल्यू 1100, मतलब नहीं है 17 नहीं है, मतलब 18 इज द करेक्ट आंसर। मतलब सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टीचर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन द सिटी। जोड़ लो। आपने देखा कि इसको जोड़ के लास्ट में 5 आना है, तो इसको जोड़ूं मैं अगर, तो वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 5, फिर 6, 8, 5, तो 5, 8, 6, 5 आ गया इधर से। तो और इधर से अगर मैं देखूं तो 5, 2, 5, 0, 9, 4, 8, ठीक है। अब आपने देखा कि ये ऑप्शन तो नहीं है, ये भी नहीं है, 5 पे काट सकते हैं हम इसको। 5 के बाद फाइनली जो ये कटेगा 5, 8, 6, 5, 15 पे कट सकता है, 3 पे भी जाएगा, ठीक है। तो 3 पे अगर ये जा रहा है तो यही आ जाएगा 391 रेशो 566, मतलब ये 15 पे दोनों कट जाएंगे। क्वेश्चन बोला द रेशो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर बी। डीलर बी ने जनवरी, अप्रैल, जून में जो कार बेची है, अच्छा रेशो पूछा है, तो आपने देखा 600 और यहाँ से तो 1200, 1800 आ गया रेशो टू द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर ए एंड डी इन मार्च। $1350। 4:3 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, जुलाई 18 इफ द कार इन जुलाई 18 इफ द कार ऑफ if the sales of car by the dealer D increases by the same percentage as in July। अच्छा देखो, आपने देखा डीलर डी की बात कर रहा है, मतलब जून में, मई से जून में जितना इंक्रीमेंट हुआ था उतना ही जुलाई में इंक्रीमेंट हुआ है, किससे, जून से। तो आपने देखा कि मई में जो है वो जून, मतलब मई से जून में कितना इंक्रीमेंट हुआ, आपने देखा 780 इंक्रीमेंट आ गया, कितने पे, 600 पे। और यही पूछ रहा है कि अब जून से उतना इंक्रीमेंट, तो आपने देखा जून में जो वैल्यू है, जो कार बेची है डीलर डी ने, वो कितनी बेची है 780, तो उसी रेट पे आगे बढ़ जाएंगी, हो जाए सॉल्व। तो 1014 इज द करेक्ट आंसर। मतलब इसका जो रेट है वो कैसे निकाल लिया आपने, ऐसे। In July 2018, if the sales of car by dealer increases by the same percentage as in July over its previous one, मतलब मई से जून में जितना इंक्रीमेंट आया, मई से जून में आपने देखा कितना इंक्रीमेंट आया भाई, पहले तो बेच रहा था 600 कारें, फिर बेच दी 780 कारें, मतलब 780 बाई 600 जो है इंक्रीमेंट करके जो टोटल वैल्यू आई वो कितनी आ गई 780 बाई 600। अब 780 पे इसी रेट पे आ गया, मतलब 780 बाई 600 पे इंक्रीमेंट आ रहा है। तो आपने देखा ये लास्ट में कटेगा 13×6=78, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1014, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थोड़ी लंबी बन गई वीडियो, बट ठीक है, पहली वीडियो थी। इसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि 25 मिनट आधे घंटे में वीडियो खत्म करें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो कमेंट कर देना, फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।